आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि एक रेडॉक्स रिएक्शन के होने से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, चाहे इसका उल्टा कभी कभी जो रिएक्शन नहीं हो पा रहा होता है उसे हम करंट देकर कराते हैं। तो इस बेसिस पे सेल बनता है, बोलते हैं हम उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, चाहे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है। इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा होता है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, जैसे नमक हो गया NaCl का सोल्यूशन है, चाहे KCl का सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन जो है इससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएं तो ये किस तरीके से, किस हद तक, किस एक्सटेंट तक करंट को कंडक्ट करेगा। कहने का मतलब इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टिविटी क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, है ना। सोल्यूशन का अगर मोलैरिटी चेंज करेगा तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के इसका क्षमता पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कैटेगराइजेशन हम लिख देते हैं। चैप्टर का नाम देना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस चैप्टर का बेसिकली दो हिस्सा हुआ। पहला हिस्सा हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो सेल आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो सेल आता है। एक को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और दूसरे को हम बोलते हैं, दूसरे काइंड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है। गैल्वेनिक सेल देखो क्या होता है। मान लो तुम किसी रिएक्शन को कराए, एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसको तुम कराए, तो उस रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इस ट्रांसफर को अगर तुम किसी वायर के सहारे कराओ तो उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगा। यानी कि गैल्वेनिक सेल में पहले रिएक्शन होता है, तुम एक रिएक्शन कराते हो और उस रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब रिएक्शन हुआ यानी कि केमिकल एनर्जी, रिएक्शन का मतलब केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो गैल्वेनिक सेल में हम लिखेंगे कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। केमिकल एनर्जी यानी पहले रिएक्शन होता है और रिएक्शन की वजह से करंट हमको मिलता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, सपोज करो वाटर है और तुम पानी को डिकम्पोज करना चाहते हो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, तो वो ऐसे डिकम्पोज करने वाला नहीं है। उसको तुम गर्म कर दोगे, वेपोराइज हो जाएगा, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं करेगा। तो हम करते क्या है कि यहां पे उस वाटर का हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, तो उसमें दो रॉड डाला जाता है, कैथोड और एनोड को, और दोनों रॉड के एंड पे हम लोग बैटरी को लगाते हैं ताकि एक रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, दूसरे रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। इस घटना को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं और इसी घटना को हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ऐसे सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसमें हुआ क्या बच्चों, हम चाहते थे H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। यानी एक रिएक्शन था जो नहीं हो रहा था, और उस रिएक्शन को कराने के लिए हमने बाहर से इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया। यानी कि पहले इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया गया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के देने से हमारा रिएक्शन हुआ, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में इसमें कन्वर्ट होता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। पहले रिएक्शन होगा और उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि पहले हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उस पोटेंशियल की वजह से हमारा रिएक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है। यहां पे लिख देते हैं ब्रैकेट में कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल अच्छे से। उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इन करेंगे कंडक्टेंस में। कंडक्टेंस चैप्टर में क्या बताएं कि इसमें एक किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होगा और हम ये पता करेंगे कि उस सोल्यूशन में मोलैरिटी जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे उसके रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारा कुछ। कहने का मतलब एक सोल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है
उन सारी चीजों को हम स्टडी करते हैं कंडक्टेंस में, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन वगैरह जो होता है वो सब ये स्टडी करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और उससे 2-3 सवाल हमेशा पूछता है, हर साल 2-3 सवाल इससे पूछता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से करोगे, और आसान चैप्टर है, कोई खास मुश्किल नहीं है। इसका अपना एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सेल वगैरह को, तो देखने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ किस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज की तरह दिखता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही आसान है ना। तो इसको सबसे पहले तुम लोग नोट कर लो। आगे लिखो बच्चों, इन ए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल एक पूरा काइंड हो गया, इसका बहुत सारा एग्जांपल होता है। सिंपली गैल्वेनिक सेल वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। लिख लो, इन ए गैल्वेनिक सेल, फर्स्ट लेवल देकर हमने लिख भी लिया था अभी जस्ट, फिर से लिख लो, कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करने का मतलब रिएक्शन इसमें होगा, खुद से रिएक्शन का टेंडेंसी होगा फॉरवर्ड में जाने का, और जितना वो फॉरवर्ड में जाएगा उतना ही हमको वहां से पोटेंशियल मिलेगा। जो पोटेंशियल मिलता है उसे हम बोलते हैं सेल ईएमएफ, उसी को हम लोग लिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब इस सेल में क्या सीन आया, इस सेल में हुआ ये कि रिएक्शन खुद से हो रहा है और उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो अगर रिएक्शन खुद से हो रहा है तो हम बोलेंगे कि गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। हम लोग लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तीसरा पॉइंट, अभी हट जाना अच्छे से, गैल्वेनिक सेल अगर आगे समझ, अभी अगर हम आगे समझाएंगे तो वहां पे ये वाला चीज प्रूफ होगा। तीसरा पॉइंट, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो कैथोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉर्मली तुम पहले रटे होगे 10 से पहले कि एनोड पे पॉजिटिव होता है, कैथोड पे नेगेटिव होता है, लेकिन एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव जो हम सीखा करते थे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला सीखते थे। गैल्वेनिक सेल में हमेशा याद रखना कि एनोड जो होता है, अभी हम इस चीज को प्रूव करेंगे, एनोड हैज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव चार्ज, रटे रहना अच्छे से। जब भी रिएक्शन पहले होगा और उससे तुमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, तो वैसे केस में जो एनोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा एंड कैथोड हैज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से लिख लो, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जस्ट इसका उल्टा होता है। एक रिएक्शन नहीं हो रहा था यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस था, और हम लोग बाहर से पोटेंशियल देकर उसे कराते हैं यानी कि उसको स्पॉन्टेनियस बनाते हैं। तो पहले से रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है और हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देकर उसे हम स्पॉन्टेनियस कर रहे हैं, तो ये फोर्स्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ। ठीक है, साथ में और हम क्या लिख सकते हैं, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। इसमें था स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, खुद से हो रहा था, इसमें खुद से नहीं होता, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दिए तब जाकर हुआ। तो हम इसको लिखेंगे फोर्स्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फोर्स्ड स्पॉन्टेनियस, बाहर से तुम इलेक्ट्रिसिटी दिए तब जाकर स्पॉन्टेनियस हुआ। ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो, इफ external potential is not applied, अगर हम बाहर से पोटेंशियल अप्लाई ना करें देन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बाहर से पोटेंशियल अप्लाई ना करें तब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। पोटेंशियल अप्लाई करके हम इसको स्पॉन्टेनियस बना देते हैं। तीसरा पॉइंट रटा हुआ है तुम लोगों का पहले से, यहां पे एनोड पे नेगेटिव था, कैथोड पे पॉजिटिव था, यहां पे उल्टा होता है। एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
तो बस यहाँ जानकारी के लिए थोड़ा सा दे दिया गया, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले हमारा शुरू होगा गैल्वेनिक सेल। तो ये इतना समझ गए। अब देखो बच्चों, एनोड कहते किसको है, तो तुम नोटिस कर रहे हो नेगेटिव पॉजिटिव से तो कोई रिलेशन नहीं है। गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव चार्ज वाला एनोड होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बेसिस पे एनोड को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफाइन कैसे होता है, देखो ये डिफाइन कैसे होता है, जिस रॉड पे, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड बोलते हैं, और जिस पे रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं। तो कॉपी के ऊपर में चाहे साइड में लिख देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एनी सेल, कोई भी सेल हो, चाहे वो गैल्वेनिक हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक हो, चाहे बोथ लिख दो यहाँ पे, ज्यादा सही रहेगा। इन बोथ सेल, इन बोथ सेल एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। तो रट जाओ अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे हमको पता चलता है, चाहे हम लोग पता करते हैं कि एनोड पे कौन सा चार्ज आएगा, कैथोड पे कौन सा चार्ज आएगा। तो क्या रटे तुम, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड बोलेंगे, चाहे यूं भी बोल सकते हो कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। तो जब भी तुम किसी सेल में, किसी कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होता हुआ देखो तो तुम बोलना कि एनोड यहाँ पे है, और जहां पे रिडक्शन होगा तुम बोलोगे कि वहां पे कैथोड है। ठीक है, ये पूरा नोट कर लो। अब हेडिंग दो बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग अपना गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देख रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो पहले समझो इसको। तो हम मेटल से समझा रहे हैं, वैसे कुछ भी ले सकते हो। आयन में भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। मान के चलो कि हमारे पास कोई मेटल का रॉड है, मान लो जिंक का रॉड है, ये जिंक है सपोज करो, और तुमने इस रॉड को डीप कर दिया, डुबाया ZnSO4 के सोल्यूशन में। रॉड मान लो जिंक का है और तुमने इसको ZnSO4 के सोल्यूशन में डुबाया, यानी कि यहां पे जिंक हो गया और नीचे में Zn2+ आयन आया। तो या तो जिंक का टेंडेंसी होगा, देखो कोई एक रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होगा, या तो जिंक Zn2+ में जाना चाहेगा, नहीं तो Zn2+ जो है वो जिंक में जाना चाहेगा। अगर ये रिएक्शन ऊपर वाला नॉन स्पॉन्टेनियस है गिवन कंडीशन में, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। चाहे अगर नीचे का रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ऊपर वाला है ना स्पॉन्टेनियस होगा। कहने का मतलब या तो जिंक का नेचुरल टेंडेंसी होगा Zn2+ में कन्वर्ट होने का, नहीं तो Zn2+ का नेचुरल टेंडेंसी होगा जिंक में कन्वर्ट होने का। वैसे जिंक का Zn2+ में होता है, लेकिन हम जिंक की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम एग्जांपल के तौर पे लिए हैं। कोई दूसरा मेटल लोगे तो उल्टा भी हो जाएगा। मेटल नहीं लेके कोई दूसरा आयन लोगे, सपोज करो कि तुम Fe2+ और Fe3+ की बात करो, तो उस केस में रॉड जो है वो तुमको प्लेटिनम वगैरह का लेना पड़ता है। अगर इसकी बात करो तो इन दोनों का भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्सन का कोई ना कोई नेचुरल टेंडेंसी होगा। तो बच्चों कोई भी कंपाउंड जब दूसरे में जाता है तो या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और अगर इसका उल्टा रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा चाहे एब्जॉर्ब करेगा, तो हमारे रॉड पे और हमारे सोल्यूशन के बीच में किसी, अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और अगर एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो दोनों के बीच में हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहने का मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या बोले कि अगर हम किसी मेटल रॉड को, मान लो अब ये नॉर्मल कोई भी जनरल सा मेटल हो गया, अगर हम किसी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डीप करते हैं, Mn+ मान लो इसका सॉल्यूशन है, एक्वस, साथ में कोई एनायन भी होगा लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, वो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा, तो नेचुरल टेंडेंसी होगा या तो M के Mn+ में जाने का, चाहे Mn+ का M में जाने का। अगर M मान लो Mn+ में कन्वर्ट हुआ और पहले से सपोज करो नीचे में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, जैसे ZnSO4 था तो Zn2+ और सल्फेट आयन दोनों मान लो 100-100 है, और ऊपर से जो मेटल है वो भी Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, तो Zn2+ का संख्या 101-102 हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सॉल्यूशन में नेट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, और अगर नेट पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में ज्यादा हुआ तो जब मेटल हमारा, जब जिंक हमारा Zn2+ में कन्वर्ट होगा तो क्या रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन रॉड पे जमा रहेगा। कहने का मतलब सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आया तो रॉड पे नेगेटिव चार्ज आया। इसका उल्टा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि टेंडेंसी जिंक का Zn2+ में जाने का है या फिर उल्टा टेंडेंसी है। मुद्दा बस ये है
कि तुम किसी मेटल को उसके आयन में जब डीप करते हो तो नेचुरल टेंडेंसी जो होता है इन दोनों का एक दूसरे में कन्वर्ट करने का, उसकी वजह से इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आ गया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हेन, डेफिनेशन हम मेटल के रेस्पेक्ट में ही लिख रहे हैं क्योंकि समझना यहां से आसान है। व्हेन ए metal rod is dipped into a solution of its own ions, एक मेटल रॉड को जब हम डुबाते हैं एक ऐसे सोल्यूशन में जिसमें उसी का आयन मौजूद है, ए सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस, देन potential difference develops between metal rod and the solution। मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो गैल्वेनिक सेल में अब हम एक, गैल्वेनिक सेल में देखो बहुत सारा सेल होता है, उसी में से एक सेल होता है डैनियल सेल। डैनियल सेल जो होता है वो जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड से बनता है। तो उस सेल को एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाना चाह रहे हैं और वहां से हमारा निकल के आएगा कि कैसे एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैसे कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अभी जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके हिसाब से जरा सोचना। सपोज करो कि जिंक का रॉड है, ये रॉड अब जिंक का है और इसको तुमने डीप किया है ZnSO4 के सोल्यूशन में। ZnSO4 का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन में Zn2+ होगा और सल्फेट आयन होगा। तो हम देखते हैं कि जिंक का टेंडेंसी होता है Zn2+ में जाने का। अभी हमें स्टैंडर्ड स्टेट लेकर चल रहे हैं, तो जिंक का टेंडेंसी होता है Zn2+ में जाने का। तो होगा क्या, जब जिंक जाएगा Zn2+ में, सोचना जरा, जब जिंक जाएगा Zn2+ में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन अभी मैंने बताया था कि चाहे कोई भी सेल हो, ऑक्सीडेशन जहां पे होता है उसे हम एनोड बोलते हैं। तो ये जो रॉड है, ये रॉड का नाम हो जाएगा एनोड। ठीक है, और अगर हम लिखें नीचे में एट एनोड, तो एनोड पे कौन सा घटना हुआ, जिंक जो है वो चला गया Zn2+ में। इक्विलिब्रियम का साइन इसलिए दे रहे हैं कि कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। जब तक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तभी तक प्रोसीड करेगा। स्पॉन्टेनिटी का जो एक्सटेंट है धीरे धीरे घटता जाएगा, घटते 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 रिवर्सिबिलिटी पे जाकर रुक जाएगा। तो इसलिए हम लोग इक्विलिब्रियम का साइन दिया है। तो देखो तो बच्चों, जिंक जब Zn2+ में गया, रॉड का जो जिंक है उसको जाना है Zn2+ में। तो जब जिंक जाएगा Zn2+ में तो इस प्रक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो जिंक तो Zn2+ में कन्वर्ट होकर नीचे सोल्यूशन में उतर गया, लेकिन यहां पे इस रॉड पे ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया। कहने का मतलब इस पे चार्ज क्या डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज। यही रीजन है कि हम बोलते हैं कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रूफ हो गया है। अब यही सेम काम कर रहे हैं, बगल में एक और कंपार्टमेंट है और उस कंपार्टमेंट में कॉपर का रॉड पड़ा हुआ है। ये जो रॉड है ये कॉपर का है और नीचे में जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का है, CuSO4 का है। ठीक है, तो देखो कॉपर का टेंडेंसी होता है Cu2+ के Cu में जाने का टेंडेंसी होता है। तो जब Cu2+ Cu में जाएगा तो रिडक्शन की घटना घटेगी। और रिडक्शन कहां पे होता है, तो बताया गया था कि कैथोड पे होता है। कहने का मतलब कैथोड पे क्या हो रहा है, अभी ध्यान देना, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। पूरा वर्किंग आपको यहां से समझ में आ जाएगा गैल्वेनिक सेल का। अगर दोनों कंटेनर आपस में कनेक्टेड नहीं है तो Cu2+ का जो नेचुरल टेंडेंसी है कॉपर में जाने का, तो Cu2+ कॉपर में तभी जाएगा जब इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिले। तो देखो तो बच्चों, Cu2+ कहां है, नीचे सॉल्यूशन में है।
कॉपर सल्फेट में Cu2+ मौजूद है और ये Cu2+ कन्वर्ट होना चाह रहा है कॉपर में। तो ये Cu2+ जब कॉपर में कन्वर्ट होके इस रॉड के ऊपर में डिपॉजिट होगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारा जो Cu2+ है इसी रॉड से छीनेगा, क्योंकि सल्फेट रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा। Cu2+ जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन छीना, और जैसे ही इस रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन छीना, ये रॉड पहले से था न्यूट्रल और इसका इलेक्ट्रॉन छीना गया, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन Cu2+ छीना, ये कन्वर्ट हो गया Cu में और इसके ऊपर में डिपॉजिट हो गया। लेकिन इस प्रक्रिया में इस रॉड का 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और अगर इस रॉड का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे चार्ज कौन सा जमा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पहले से न्यूट्रल था और माइनस चला गया, माइनस निकल गया तो इस पे पॉजिटिव जमा हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो रॉड हुआ इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसका नाम होगा कैथोड। और इसी के साथ ये प्रूफ हो गया कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो बच्चों और क्या हुआ, जब जिंक Zn2+ में गया था, ये रॉड का जिंक जो है Zn2+ में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ जो कि रॉड पे पड़ा है। लेकिन सॉल्यूशन में Zn2+ का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया। पहले से जो सॉल्यूशन न्यूट्रल था Zn2+ और सल्फेट आयन के कारण, उसमें Zn2+ ज्यादा हो गया, तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज जमा हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मान लो कि कॉपर 2+ और सल्फेट दोनों 100-100 था, तो उसमें से एक कॉपर 2+ चाहे 2 कॉपर 2+ दो रॉड पे चला गया इलेक्ट्रॉन लेकर। तो अब इस सॉल्यूशन में सल्फेट तो उतना ही रहा, लेकिन Cu2+ का कमी हो गया, यानी इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज जमा हो गया। यही कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि जब रॉड पे नेगेटिव जमा होगा तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव, और जब रॉड पे पॉजिटिव होगा तो सॉल्यूशन में नेगेटिव जमा होगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं गैल्वेनिक सेल। अब क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझा दिए जो अभी हम लोग करा रहे थे। अब तुम करो क्या कि ये जो हमारा एनोड है और ये जो हमारा कैथोड है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो और बीच में आप रेसिस्टेंस लगा दो, कुछ भी लगा दो, बल्ब लगा दो, टीवी लगा दो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे हम यहाँ पे वोल्ट मीटर वगैरह लगा दिए, अमीटर लगा दिए, कुछ भी लगा दो, कोई भी लोड यहाँ पे रख दो, रेसिस्टेंस लगा दो। तो जैसे ये सर्किट कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से बाहर में दौड़ना शुरू कर देगा। और आपने पढ़ा होगा पहले कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रहा है, तो करंट जो है, करंट आई जो है वो कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगा। ऊपर में लिख देते हैं, करंट जो है वो कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगा। आप लिख सकते हो यहां पे, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट। ध्यान देना किसकी बात हो रही है, तो गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है एनोड से कैथोड की ओर, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल क्यों लिख रहे हैं, ये बाहर का सर्किट हुआ, तो क्या इंटरनल भी होता है कुछ, तो अभी हम कुछ देर में आएंगे, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ देर में अभी और इसमें जुड़ेगा कुछ। करंट इन एक्सटर्नल सर्किट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करेगा और इस पे जमा होगा, तो धीरे धीरे ये भी न्यूट्रल होगा, ये भी न्यूट्रल होगा। तो ये दोनों तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन सॉल्यूशन पे तो चार्ज अभी भी है। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों सॉल्यूशन में भी न्यूट्रलिटी फिर से मेंटेन हो जाए। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम करते क्या है कि एक यू ट्यूब लेते हैं, यू ट्यूब, और उस यू ट्यूब में हम लोग जिलेटिन चाहे अगर जेल लेकर उसमें KCl वगैरह को मिक्स कर लेते हैं। KCl चाहे KNO3 चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके जब उसका जेल बन जाता है तो यूट्यूब में उसको भर के यहाँ पे उल्टा करके दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। दोनों कंटेनर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक इन्वर्टेड यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। देखो यू का उल्टा है, उसको इन्वर्ट कर दिए, और उस यूट्यूब को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, इसका क्या काम है अभी सब कुछ हम देखेंगे। तो इसमें क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या बताया हमने कि इसमें भरा हुआ है
एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसमें K+Cl- कुछ भी हो सकता है, बाद में लिखेंगे इसको। और वो एक जेल में है, जिलेटिन में है, चाहे अगर जेल में है। क्यों? क्योंकि अगर जेल में नहीं रहा, अगर वो जेल में नहीं रहा, सीधे सीधे सोल्यूशन रहा, तब तो उल्टा करने पे वो सीधे सोल्यूशन में नीचे गिर जाएगा, है ना। पूरा अगर सॉलिड रहा तो फिर वो बाहर मूव ही नहीं करेगा। तो रीजन क्या है इसको रखने का? तो देखो हुआ क्या, इस सॉल्यूशन में क्या जमा हुआ था? इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ था। तो जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज जमा शुरू होना होगा, इस सॉल्ट ब्रिज से जो एनायन है ना, जैसे मान लो KNO3 ले रहे हो, चाहे KCl ले रहे हो, तो जो क्लोराइड आयन होगा वो यहां नीचे मूव करना शुरू कर देगा। क्लोराइड आयन नीचे मूव करेगा, सॉल्यूशन को फिर से न्यूट्रल कर देगा। यहां पे क्या होगा, जैसे ही इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू होगा, तो इसमें जो पोटेशियम है, जो K+ है, वो यहां से नीचे डिफ्यूज होना शुरू होगा और इसको फिर से न्यूट्रल कर देगा। कहने का मतलब एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रहा है, और इंटरनल सर्किट में आयंस के फ्लो की वजह से न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रहा है। यहां पे लिख देते हैं, है ना, सॉल्ट ब्रिज को थोड़ा और चौड़ा बना देते हैं, है ना, और यहां लिख देते हैं इसमें कौन कौन है, K+ है, Cl- है, K+ है, Cl- है, इस तरह से। ठीक है, K+ और Cl- का काम क्या हुआ, क्यों मूव कर रहा है? तो यहां पे अगर पॉजिटिव जमा हो गया, यहां नेगेटिव जमा हो गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव जो हो गया, इन दोनों की वजह से इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इन आयन पे फोर्स लगना शुरू होगा। उसी फोर्स की वजह से हमारा K+ जो है वो ये RHS वाले कंपार्टमेंट में मूव कर रहा है, और जो क्लोराइड है वो LHS वाले कंपार्टमेंट में मूव कर रहा है, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो आपने क्या सीखा, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, इन दोनों को न्यूट्रल करना, पहली बात। दूसरी बात, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो नीचे कौन मूव किया, क्लोराइड। तो क्लोराइड अगर नीचे मूव किया, नेगेटिव चार्ज अगर नीचे मूव किया, तो करंट ऊपर की ओर जाएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें नीचे में नेगेटिव चार्ज है, इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से मूव करेगा K+ पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव के डायरेक्शन में करंट होता है, तो यहां पे करंट नीचे की ओर आया। कहने का मतलब ये सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो मेंटेन करने का काम करता ही है, इन दोनों कंटेनर के बीच में इनर सर्किट को भी कंप्लीट करने का काम करता है। इनर सर्किट का मतलब ये हुआ कि करंट का फ्लो यहां भी शुरू हो गया, क्योंकि करंट जो है हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करता है। तो देखो करंट क्या हो रहा था, कैथोड से एनोड की ओर आ रहा था, ये था करंट आई, ऐसे ऐसे, तो करंट यहां आएगा, फिर यहां से ऐसे होते हुए इधर जाएगा, और इस तरह से क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता रहेगा। ठीक है, अगर तुमको कोई बोले कि आउटर सर्किट में, तो आपने लिख दिया कि कैथोड से एनोड, इनर सर्किट में करंट कहां से कहां फ्लो करता है, तुम्हारा क्या आंसर होगा, इनर सर्किट में करंट ऐसे आया, फिर इधर से इधर गया, और ये क्या है, ये हमारा एनोड कंपार्टमेंट है। एनोड ये है, एनोड इस रॉड को बोलते हैं, और इस बर्तन को बोलते हैं एनोड कंपार्टमेंट। यानी इनर सर्किट में करंट एनोड कंपार्टमेंट से कैथोड कंपार्टमेंट में फ्लो करता है। ये भी पॉइंट लिख देते हैं, इनर सर्किट करंट इज ड्यू टू, किसकी वजह से, करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से ना, इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्सटर्नल में, इंटरनल में करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, आयंस की वजह से है ना, आयंस मूव कर रहा है, उसकी वजह से चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज मूव कर रहा है तो करंट आ रहा है। इन इनर सर्किट करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस एंड इट फ्लोज फ्रॉम, कहां से कहां, लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट, यानी किससे, एनोड कंपार्टमेंट टू कैथोड कंपार्टमेंट, एनोड कंपार्टमेंट से कैथोड कंपार्टमेंट की ओर। ठीक है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। पहले ये देखो, एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन। तो नेट रिएक्शन क्या होगा, जैसे तुम वायर से सर्किट को कनेक्ट करोगे, है ना, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो किया, इसका मतलब ये हुआ कि जिंक जब Zn 2+ में गया था, और उस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, देखो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इसको अलग कलर से करते हैं। ये जो हम दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, करंट के फ्लो का डायरेक्शन उल्टा है, इधर से इधर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से गया और इस वाले रॉड में जाकर जमा हो गया। कहने का मतलब जिंक वाले में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो इलेक्ट्रॉन वायर के कनेक्ट होने के बाद इस वाले रॉड में एब्सॉर्ब होना शुरू हो गया। तो दोनों को ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएगा,
नेट रिएक्शन आएगा जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Cu प्लस Zn2 प्लस। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ऊपर वाला जो रिएक्शन है उसका सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल जो होता है ऊपर वाले का ई नॉट सेल होता है 0.76 वोल्ट। लिख लेना, रट भी जाना, ये आगे काम आता है। ये सब हम लोग आगे देखेंगे, डायरेक्ट अभी बस हम रटने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे काम आएगा। नीचे जो रिएक्शन है उसका ई नॉट सेल होता है 0.34 वोल्ट। वैसे तो सवाल में दिया रहता है ऐसा वोल्टेज, लेकिन कम से कम जिंक के ऑक्सीडेशन, कॉपर के रिडक्शन का रटे रहना, क्योंकि सर रिलेटेड सवाल बार बार पूछता है तो तुमको रटा रहेगा तो ज्यादा आसानी होगा। तो ये नेट रिएक्शन आया, तो नेट रिएक्शन का सेल पोटेंशियल क्या होगा? तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। क्या हमेशा ऐड होता है? तो नहीं। कब ऐड होता है, कब नहीं होता है, ये बताएंगे हम बाद में। इसमें ऐड हो जाता है। वैसा दो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन कट जाए उसमें ऐड हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ना कटे तो तुम बोलोगे अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो गया, तो नहीं, तो उसमें गुना करके हम काट देंगे। जब दो रिएक्शन को ऐड करके फुल सेल रिएक्शन ना आए बल्कि हाफ सेल रिएक्शन आए, है ना, तो अभी तुमको ये पल्ले नहीं पड़ेगा, इसको अभी हम समझाएंगे आगे। इसलिए बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल ये दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन ये ऐड क्यों हुआ ये हम बताएंगे बाद में। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो क्या क्या हम बताएं। ये हमारा गैल्वेनिक सेल हो गया। गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन हुआ, जिंक गया Zn2 प्लस में, Cu2 प्लस गया कॉपर में। इस कन्वर्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया तो हमको करंट मिलना शुरू हो गया। यानी कि रिएक्शन पहले हुआ केमिकल एनर्जी, जो कि कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल करंट में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही रीजन है कि हम इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। साथ साथ गैल्वेनिक सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज आया, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर हुआ आउटर सर्किट में, यानी करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की ओर हुआ। ठीक है, इनर सर्किट में करंट का फ्लो एनोड कंपार्टमेंट से कैथोड कंपार्टमेंट की ओर हुआ। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, इतना पहले नोट करो। देखो बच्चों, बढ़ते हैं आगे। आगे स्टार्ट करके लिखो सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अच्छा एक और बात, मान लो कि तुमको बोला गया कि सॉल्ट ब्रिज जो है उसमें से K प्लस और Cl माइनस तो मूव कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि सोल्यूशन में जो Zn2 प्लस है वो यहां से डिफ्यूज करके दूसरे में चला जाए, चाहे कॉपर इधर डिफ्यूज करके चला है। सॉल्ट ब्रिज में K प्लस Cl माइनस है, वो नीचे जा सकता है। ठीक है, तो क्या यहां से सल्फेट, चाहे कॉपर, चाहे यहां से जिंक, चाहे सल्फेट जो है दूसरे कंपार्टमेंट में डिफ्यूज कर सकता है कि नहीं? तो आंसर होगा बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि सिंपली फिजिक्स। अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सारे आयन पे फोर्स लगेगा, और अगर सारे के सारे आयन पे फोर्स लगेगा तो डिफ्यूजन इस कंपार्टमेंट से इधर भी हो सकता है। वैसे उस डिफ्यूजन का एक्सटेंट बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी हो सकता है ना। अगर जेईई में सवाल पूछता है कि आयंस का जो डिफ्यूजन है वो एनोड कंपार्टमेंट से कैथोड कंपार्टमेंट की ओर होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर बोलेगा सॉल्ट ब्रिज से एनोड की ओर होता है, चाहे सॉल्ट ब्रिज से कैथोड की ओर होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा ये लाइन भी सही है। अगर पूछता है कि सॉल्ट ब्रिज जो है वहां से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो उसके अंदर में है वो डिफ्यूज तो करता ही है, साथ साथ कंपार्टमेंट में जो आयन है वो भी डिफ्यूज कर सकता है, तो तुम बोलोगे ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेवलप हुआ तो बिल्कुल ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट जेईई से सवाल पूछा भी था। चलो सॉल्ट ब्रिज में लिखो सॉल्ट ब्रिज इज एन inverted U tube. Salt bridge is an inverted U tube containing concentrated solution of a strong electrolyte such as K प्लस, है ना, शायद KCl लिख देते हैं सीधे, सच एज KCl, KNO3, NH4NO3। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का रहना जरूरी है। तुम सिल्वर क्लोराइड ले लो AgCl, तो AgCl लोगे तो अपने आयन में टूटेगा ही नहीं। हम चाहते हैं कि एक आयन जो पॉजिटिव आयन है वो RHS में मूव करे और नेगेटिव आयन LHS में मूव करे, तो हम लोग ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसका आयंस अलग अलग रहे, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो। साथ साथ स्ट्रॉन्ग तो लोगे ही, कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन लोगे, दोनों का अच्छा खासा कंसेंट्रेशन रहना चाहिए, तभी जाकर बिल्कुल स्मूथली दोनों सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, और साथ साथ देखो एक और बात,
जो भी आयन है ना उसका मोबिलिटी भी सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां से K+ जो है वो यहाँ नीचे उतर गया और Cl- अभी यहाँ पहुंचा ही नहीं है, तो एक कंपार्टमेंट न्यूट्रल हो जाएगा, दूसरा हो ही नहीं पाएगा। तो जब नहीं हो पाएगा तो फिर से जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए दोनों सोल्यूशन एक साथ न्यूट्रल होना चाहिए, और एक साथ न्यूट्रल तभी होगा जब K+ और Cl- दोनों अपने अपने कंपार्टमेंट में एक ही समय पे पहुंचे। यही रीजन है कि जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं उसका केटायन और एनायन का आयनिक मोबिलिटी जो है वो लगभग सेम रहना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, भूल से भी हम लोग वैसा इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेते हैं जो कंपार्टमेंट में न्यूट्रल करने के लिए उतरे और खुद भी रिएक्शन में भाग लेने लगे। कहने का मतलब जो हमारा आयन है वो केमिकली इनर्ट रहना चाहिए गिवन कंपार्टमेंट में, अलग से रिएक्शन करे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस गैल्वेनिक सेल में उसको इनर्ट रहना है, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। क्योंकि अगर वो रिएक्शन में भाग लिया तो सेल पोटेंशियल को चेंज करना शुरू कर देगा, है ना। जो मेजरमेंट हम करके लाए हैं उसके हिसाब से हमारा एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉपर्टी हुआ। इलेक्ट्रोलाइट का क्या क्या प्रॉपर्टी हुआ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, उसके आयंस का आयनिक मोबिलिटी सेम हो, और साथ साथ दोनों कंपार्टमेंट में वो रिएक्शन में भाग ना ले, यानी कि केमिकली इनर्ट हो। ठीक है, आगे लिखते हैं इसको, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl, KNO3, NH4NO3, ठीक है, इन जिलेटिन और अगर जेल बनाकर रखते हैं। जेल बनाना है तो कॉमन सेंस की बात है। ये पेस्ट नहीं रहा टूथपेस्ट की तरह, अगर ये पेस्ट नहीं रहा तो तुम इन्वर्ट करके इसको नहीं रख सकते। इन्वर्ट करके हमने इसीलिए रखा है ताकि जब इसकी जरूरत पड़े तब ये मूव करे, खुद ही से मूव ना कर जाए। तो पेस्ट बनाने के लिए हमको या तो जिलेटिन इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे अगर जेल इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। देखो बच्चों, ये सारा पॉइंट आप लोग ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। पहला हेडिंग है ना फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का दो फंक्शन होता है, एक तो ये दोनों कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, K+ और Cl- जैसे आयंस को फ्लो करा के। दूसरा ये इनर सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये दो लाइन लिख लेना। और जो सॉल्ट ब्रिज में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है उसका क्या प्रॉपर्टी है? तो एक प्रॉपर्टी तो यही हो गया कि स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, उसको वीक नहीं रहना चाहिए। और क्या होता है? आयनिक मोबिलिटी। बताए थे कि आयनिक मोबिलिटी इसके दोनों आयंस का ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम जैसा तो कुछ होता नहीं है, अलग अलग आयन है, थोड़ा बहुत तो डिफर कर ही जाएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं आयनिक मोबिलिटी ऑफ बोथ इट्स आयंस शुड बी ऑलमोस्ट सेम, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा, भूल से भी ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कंपार्टमेंट में जाकर रिएक्शन नहीं करेगा, यानी कि दीज आयंस मस्ट बी केमिकली इनर्ट इन द गैल्वेनिक सेल। केमिकली इनर्ट का मतलब ये रिएक्शन में भाग ना ले। ठीक है, नोट कर लो ये पूरा। अगला हेडिंग दो बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही हम बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल ईएमएफ चाहे होता है, क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन एनोड पे जमा था और वो कैथोड की ओर मूव किया, तो यही जो मूव करना होता है, ये मूव करना एक पुशिंग इफेक्ट की वजह से आता है। उसी पुशिंग इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम बोलते हैं कि इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रहा है, और इसी को हम शॉर्टकट में ईएमएफ बोलते हैं, और इसका यूनिट हमारा वोल्ट होता है। ठीक है, तो लिख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन external circuit due to a pushing effect, है ना, धक्का देने वाला इफेक्ट, पुशिंग इफेक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चाहे ईएमएफ, शॉर्ट ये स्मॉल में भी लिख सकते हो, और ईएमएफ। आगे समझ में? यूनिट इसका क्या होगा? यूनिट ऑफ ईएमएफ जो होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, तो देखो अभी हमने देखा था जस्ट गैल्वेनिक सेल जो देखा था उसमें हमारा इनोड सेल क्या आया था? इनोड सेल जो था वही हमारा सेल ईएमएफ था, और ये बराबर आया था इनोड Zn से Zn2 प्लस। ऑक्सीडेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं,
इसको अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। Zn से Zn2 प्लस का 0.76 था, उसको हमने ऐड कर दिया था रिडक्शन वाले में, और रिडक्शन किसका किस में हो रहा था, तो Cu2 प्लस का कॉपर में हो रहा था, तो हम लिखेंगे E0 Cu2 प्लस से Cu। ठीक है, तो तुम नोटिस क्या कर रहे हो, डेटा अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, चाहे लिख भी लो, यही डेटा आया था 0.76 जोड़ 0.34 बराबर 1.1 वोल्ट। तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो, Zn से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल हुआ, और Cu2 प्लस से Cu रिडक्शन का पोटेंशियल हुआ। जो ऊपर में नॉट लगा है ये स्टैंडर्ड स्टेट के लिए लगा है, अगर स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होगा तो हम नॉट को लिखने वाले नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अभी कुछ देर में हम देखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, और उस रिप्रेजेंटेशन में तुम ये देखोगे कि जो एनोड होता है जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हमेशा हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जहां पे रिडक्शन होता है उसको हमेशा हम राइट साइड में लिखते हैं। तो इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, इसी को हम लिख सकते हैं E0। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहां देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस, अब देखो यहाँ नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने स्टैंडर्ड लिख दिया। ठीक है, और इसको हम लिख रहे हैं ऊपर में SOP, और ये होता किधर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में होता है, LHS में होता है। तो तुम LHS का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो, प्लस करके लिखोगे RHS में रिडक्शन होता है तो तुम लिखोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कहने का मतलब LHS में ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिए, RHS में रिडक्शन हुआ तो तुम रिडक्शन पोटेंशियल ले लिए। लेकिन अगर तुम दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में लिखना चाहो, अगर तुम दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहो तब तुम क्या लिखोगे, तो देखो, तो तुम क्या करोगे, इसको तुम क्या करोगे, अगर तुमको दोनों रिडक्शन में लिखना है तो तुम इसको लिखोगे Zn2 प्लस से Zn, लेकिन जैसे ही तुम Zn2 प्लस से Zn करोगे आगे में एक माइनस साइन लगाना होगा। क्यों, क्योंकि Zn2 प्लस से Zn का पोटेंशियल हो जाएगा, अगर Zn से Zn2 प्लस का 0.76 है तो इसका उल्टा का हो जाएगा माइनस 0.76, तो उसको प्लस करने के लिए आगे में एक माइनस लगाना होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर E0 है Zn से Zn2 प्लस, और तुम इसको ऑक्सीडेशन में नहीं रिडक्शन में लिखना चाहते हो, यानी Zn2 प्लस से Zn लिखना चाहते हो, तो तुमको आगे में एक माइनस साइन लगाना होगा, तभी ये दोनों मैथमेटिकली इक्वल होगा। ठीक है, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर Zn से Zn2 प्लस तुम्हारा 0.76 है तो Zn2 प्लस से Zn जो होगा वो माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन का अगर 0.76 है, रिएक्शन को अगर उल्टा कर दोगे तो वो हो जाएगा माइनस 0.76। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो हम अभी क्या बोले कि अगर तुम इसको उल्टा करके लिखोगे तो आगे में एक माइनस साइन लगाना होगा, तो माइनस साइन अगर लगाओगे तो इसी को तुम लिख सकते हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यहां भी हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन जैसे ही तुम यहां रिडक्शन पोटेंशियल लिखे आगे में एक माइनस साइन लगाना होगा, कहने का मतलब LHS में माइनस साइन आ गया और RHS जो है वो प्लस का प्लस ही रह गया। ठीक है, तो इसे और तुम क्या लिख सकते हो, प्लस वाले को पहले फिर से बताते हैं, ये रिडक्शन था तो रिडक्शन को रिडक्शन ही छोड़ दिया, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट किया तो आगे माइनस साइन आ गया, पहले प्लस वाले को लिखते हैं फिर माइनस वाले को, तो ये तुम लिखोगे RHS माइनस LHS कौन सा, SRP का। कहने का मतलब अगर तुम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दोनों को लिखोगे तो RHS में से LHS घट जाएगा, और यही हमारा IUPAC कन्वेंशन होता है। लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा ऊपर वाले पे करेंगे। कैसे, क्योंकि ये आसान होता है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो सीधे हम ऑक्सीडेशन का लिख दिए, कॉपर का रिडक्शन तो रिडक्शन लिख दिए, तो जो तुमको दिख रहा है तुम उसके बेसिस पे इसको लिख दोगे। अगर जो दिख रहा है उसके बेसिस पे नहीं लिख के IUPAC में लिखना है तो तुम हमेशा RHS में से LHS को घटाओगे। कहने का मतलब RHS में कौन था, कैथोड, तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को तुम माइनस करोगे। अगर तुम इन दोनों को, मान लो एक और लिख रहे हैं हम, अगर तुम इन दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखना चाहो तो हम क्या करेंगे, LHS को अब जस का तस रखेंगे, तो ये हो जाएगा LHS और ये SOP ही रहेगा। लेकिन RHS जो है वो रिडक्शन में है तो इसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करोगे तो आगे एक माइनस साइन आ जाएगा, तो ये हो गया RHS SOP। कहने का मतलब बच्चों, अगर दोनों पोटेंशियल तुम ऑक्सीडेशन में रिप्रेजेंट करोगे तो LHS वाले रॉड में से RHS वाले रॉड के पोटेंशियल को घटाना होगा। अगर दोनों को तुम रिडक्शन के टर्म में लिखोगे तब तुम RHS में से LHS को घटाओगे, अगर रिडक्शन में लिखोगे तो RHS में से LHS घटेगा, ऑक्सीडेशन में लिखोगे तो LHS में से RHS घटेगा। ठीक है,
लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है उसी के टर्म में लिख लेंगे और सीधे बीच में प्लस डाल देंगे। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन है तो रिडक्शन। लेकिन ध्यान रहे ये IUPAC कन्वेंशन होता है। अगर सवाल में सीधे सीधे तुमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है और ये मेंशन नहीं किया है कि वो ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तो तुम मान कर चलोगे कि वो रिडक्शन वाला दिया हुआ है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट जो है आगे और अच्छे से क्लियर होगा। अभी बस हम जो नॉर्म है वो बता दिए हैं कि तुम तीनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, नोट कर लो इसको। अगला हेडिंग दो बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, चाहे इसको शॉर्टकट में बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा था मेटल को डीप करने वाला, इसमें क्या होता है कि एक उल्टा ट्यूब ले लो ग्लास का और यहां से हम लोग पास कराते हैं हाइड्रोजन गैस, या तो अंदर पास कराओ, चाहे अगर उल्टा रिएक्शन होगा तो बाहर पास करेगा। और एक रॉड होता है प्लेटिनम का, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का तो रॉड पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ एक प्लेटिनम का पतला सा वायर ले लेते हैं। और नीचे जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन H+ आयन का होता है ना। तो सपोज करो कि HCl ले लो, अगर HCl ले लोगे तो अपने आप H+ आयन आ जाएगा, तो हम लिख रहे हैं H+ बस, ऐसा ले लिया। तो मान लो कि ये रॉड, अब इस रॉड का जो भी सेल पोटेंशियल है ना, वो डिपेंड करेगा कि H+ का कंसेंट्रेशन क्या है। लेकिन अगर तुम स्टैंडर्ड स्टेट की बात करो, अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें तो H+ का कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगा और जो हाइड्रोजन गैस है उसका पार्शियल प्रेशर जो है 1 बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर 1 बार हो और H+ का कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसको रेफरेंस सेल की तरह यूज किया जाता है और इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है उसको हम लेते हैं 0 वोल्ट। याद रखना हमेशा ये रेफरेंस सेल है, इसका 0 वोल्ट पे फिक्स किया गया है, ऐसा नहीं कि डिराइव होकर आता है। 0 इसका रेफरेंस के तौर पे फिक्स कर लिया गया और इसी के कंपैरिजन में बाकी सारे सेल का निकाला जाता है। ठीक है, तो लिख रहे हैं हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ शी इज फिक्स्ड एट रेफरेंस वैल्यू 0 पे ये फिक्स है। कहने का मतलब E0 H2 से H+ जो हो गया वो 0 हो गया। H2 से H+ का मतलब कौन किस में जा रहा है, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रहा है 2H+ एक्वस में और इस प्रक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया जाता है 0। ठीक है, तो ये तो तुमको ऑक्सीडेशन दिख रहा है, लेकिन हमने तो यहाँ रिडक्शन लिखा था, तो चलो रिडक्शन ही लिख देते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या, H+ हमारा H2 में जाएगा, H पे पॉजिटिव चार्ज, H2 पे 0, यानी रिडक्शन हो रहा है, ये 0 है। अभी हमने बताया था कि अगर H+ से H2 का 0 है तो H2 से H+ का भी -0 होगा, यानी 0 ही होगा। यही रीजन है कि तुम ऑक्सीडेशन लिखो चाहे रिडक्शन लिखो दोनों ही 0 होता है, ऑक्सीडेशन लिखो चाहे रिडक्शन लिखो दोनों ही 0 होता है। ठीक है, बस क्योंकि IUPAC के अनुसार रिडक्शन वाला है ना, आप IUPAC कन्वेंशन में रिडक्शन वाले को प्रायोरिटी दिया जाता है, इस वजह से हम रिडक्शन के फॉर्म में इसको डिफाइन किए हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 लिखोगे तब भी तुम्हारा सही होगा। लिख रहे हैं यहाँ पे 2H+ चला गया H2 गैसियस में और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये रॉड, ये हमारा जो हाफ सेल है, हाफ सेल बोलते हैं इसको, ये हाफ सेल अगर एनोड की तरह बिहेव करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो रिडक्शन होगा। तो ऊपर वाला रिएक्शन में 0 जो है, हाइड्रोजन जो है वो 0 से +1 में जा रहा है। तो अगर एनोड की तरह बिहेव करेगा तो ऊपर का रिएक्शन होगा, और अगर कैथोड की तरह ये बिहेव करेगा तो ये नीचे वाला रिएक्शन होगा और सेल पोटेंशियल दोनों ही केस में 0 के बराबर होगा। ठीक है, याद रखना। लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट में अगर 1 मोलर चाहे 1 बार नहीं रहा तब सेल पोटेंशियल चेंज कर जाएगा, नोट कर लो। अगला हेडिंग दो बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी हमने देखा था डैनियल सेल कुछ देर पहले, जिंक और कॉपर वाला जो था डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल था वो डैनियल सेल। उसमें हमने देखा था कि जो हमारा रिएक्शन था
उसमें एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं देखो इस तरह से। जो सॉल्ट ब्रिज था उसे हम डबल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में एनोड होता है, राइट साइड में कैथोड होता है। वही हमने अभी बोला था एलएचएस और आरएचएस। तो लेफ्ट साइड में रिएक्शन क्या हो रहा था, जिंक जो था वो जा रहा था Zn2+ एक्वस में। तो देखो जिंक सॉलिड और Zn2+, जिंक हो गया रॉड यानी इलेक्ट्रोड, और Zn2+ हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो जब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का फेज अलग अलग होता है तो दोनों को हम सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करके दिखाते हैं। सिमिलरली आरएचएस में कौन किस में जा रहा था, रिडक्शन हो रहा था यानी Cu2+ कॉपर में जा रहा था, तो Cu2+ वहां भी एक्वस हो गया और ये जा रहा है कॉपर सॉलिड में। फिर से दोनों का फेज अलग अलग है तो बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन लेंगे। कहने का मतलब डबल वर्टिकल लाइन से सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में एनोड को लिखा जाता है, एनोड वाले रिएक्शन को, और सबसे लेफ्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट ये हो गया, एक्सट्रीम लेफ्ट में एनोड का रॉड होता है। एनोड उस रॉड को बस बोलते हैं, पूरे कंपार्टमेंट को एनोड कंपार्टमेंट बोलते हैं। सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में कैथोड का रिएक्शन होता है और एक्सट्रीम राइट में कैथोड का रॉड होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का फेज अगर अलग अलग है तो सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं, अगर फेज सेम है तो कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है। सॉलिड है या गैस है या एक्वस है, कहने का मतलब जो फेज होता है गैस का, चाहे है ना पार्शियल प्रेशर वगैरह जो भी तुम रिप्रेजेंट करते हो, उसको हम कंपाउंड के जस्ट बाद ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही होता है रिप्रेजेंटेशन, इसी को लैंग्वेज में हम लिखवा देते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखो, सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड डबल वर्टिकल लाइंस। सॉल्ट ब्रिज जो है वो डबल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। टू द लेफ्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज जिसको हम डबल वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं उसके लेफ्ट साइड में, टू द लेफ्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज एनोड हाफ रिएक्शन is represented and to the right of salt bridge, ये सब साथ साथ भी लिख सकते हो तुम लोग, कैथोड हाफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड, क्योंकि हम तो लिख ही रहे हैं तो साथ साथ तुम लोग भी लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट, लेफ्ट साइड में एनोड कंपार्टमेंट का रिएक्शन, राइट साइड में कैथोड कंपार्टमेंट का रिएक्शन। एक्सट्रीम लेफ्ट में है ना, टू दी एक्सट्रीम लेफ्ट एनोड इज प्रेजेंट, एनोड का रॉड, एंड टू दी एक्सट्रीम राइट, किसको बोलते हैं एनोड चाहे कैथोड, तो जिसपे चार्ज कैरी होता है, जिसपे चार्ज जमा होता है। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखा था, तो उसमें तुमसे कोई पूछे कि एनोड चाहे कैथोड कौन बनेगा, तो तुम बोलोगे प्लैटिनम का जो वायर था वो था। प्लैटिनम का वायर पे चार्ज कैरी हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पे तो चार्ज रह नहीं सकता है। तो प्लैटिनम के वायर को अगर वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, हमारा जो रिएक्शन है अगर वो ऑक्सीडेशन होगा, तो प्लैटिनम के वायर को एक्सट्रीम लेफ्ट में दिखाएंगे, और अगर रिडक्शन होगा तो एक्सट्रीम राइट में दिखाएंगे। उसको भी हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे अभी। एंड टू दी एक्सट्रीम राइट कैथोड इज प्रेजेंट। ठीक है। नंबर 4, डिफरेंट फेजेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। Different phases of electrode and electrolytic solution are separated by single vertical line, कॉमा का लिखो, and if phases are same, अगर ये दोनों फेज सेम हो जाता है, जिंक और Zn2+, जैसे Sn2+ और Sn4+ रहता, दोनों एक्वस, if phases are same then they are separated by comma CO डबल MA, बीच में कॉमा का साइन दे देना, कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है बच्चों।
फेज मोलैरिटी, पार्शियल प्रेशर और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसका फेज हो गया, चाहे कंसंट्रेशन हो गया, चाहे पार्शियल प्रेशर हो गया, इन सभी को कंपाउंड के जस्ट बाद हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिप्रेजेंटेड जस्ट आफ्टर द कंपाउंड और आयन, है ना, कंपाउंड आयन गैस जो भी रहे, जस्ट आफ्टर द कंपाउंड और आयन इन ब्रैकेट्स। ठीक है बच्चों, तो ये सारा पॉइंट हो गया सेल को रिप्रेजेंट करने का। इसको अच्छे से नोट कर लो, हम लोग इसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, ये सारा रिएक्शन है, बोल रहा है कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाओ। तो पहला देखते हैं। सबसे पहले तो डबल वर्टिकल लाइन दे दो सॉल्ट ब्रिज के लिए। फिर फर्स्ट रिएक्शन में देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो जिंक जो है वो 0 से 2+ में, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन वाले को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो इसको लिख दो जिंक सॉलिड Zn2+ एक्वस में चला गया। क्योंकि दोनों का फेज अलग अलग है तो बीच में हमने सिंगल वर्टिकल लाइन दे दिया। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, तो Cd2+ का रिडक्शन हो रहा है Cd सॉलिड में। ठीक है, तो ये पहला रिप्रेजेंट हो गया, बहुत ही आसान था। सेकंड में आ जाओ। सेकंड में कह रहा है कि H2 0 से प्लस, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर तुम ऑक्सीडेशन वाले को लिखोगे हाइड्रोजन गैस, और ये हो गया H+ एक्वस, ये ऑक्सीडेशन हुआ, दोनों का फेज अलग अलग है, तो फिर से बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन दोगे। लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है उसका रॉड तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा मेटल लेंगे जो कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर हो। तो हम लोग नॉर्मली जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं दिया रहा है तो प्लेटिनम को ले लेना। प्लेटिनम रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन हाइड्रोजन जब H+ में जाएगा तो वो चार्ज को कैरी करने का काम करेगा। तो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोड है, लेकिन उसका रॉड संभव नहीं है, तो हम लोग प्लेटिनम का रॉड ले लिए और इन दोनों के बीच में कॉमा देते हैं, क्योंकि इसी के चार्ज को कैरी करने के लिए इसको लिया गया है। वैसे अगर तुम अलग अलग फेस देख के वर्टिकल लाइन दे भी दो तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन सिंगल वर्टिकल लाइन नॉर्मली इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच में देते हैं। ठीक है, तो यहां हमने कॉमा दे दिया। सॉल्ट ब्रिज डबल वर्टिकल लाइन, और RHS में क्या आएगा, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag+ का। तो Ag+ एक्वस ये चला गया Ag सॉलिड में। ये 2 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, बस कंपाउंड को लिखते हैं। हो गया ये भी। तीसरा देखो, थर्ड में देखो, थर्ड में पहले ऑक्सीडेशन देखो कहां से कहां हो रहा है। तो Fe2+ ऑक्सीडाइज होके Fe3+ में गया, ये हुआ ऑक्सीडेशन। तो हम उसको पहले लिख रहे हैं Fe2+ एक्वस चला गया Fe3+ में, ऑक्सीडेशन एनोड, सेम फेज है तो बीच में कॉमा देंगे। लेकिन यहाँ एक्वस का फेज पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे चाहे तो प्लेटिनम को यहाँ पे ले लेंगे। अब देखो अलग अलग फेज है, लेकिन इसी की जगह पे लिए हो तो तुम यहाँ कॉमा भी दे सकते हो, वर्टिकल लाइन भी दे सकते हो, दोनों सही है। हम तुमको रूल बता दिए, जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा बुक है वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। ठीक है, तो चाहो तो कॉमा दे दो, चाहे तो वर्टिकल लाइन भी दे दो, यहाँ वर्टिकल लाइन दे देते हैं। इन दोनों में स्ट्रिक्टली हम देखेंगे, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अगर सेम फेज है तो कॉमा, अलग अलग फेज है तो वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन। यहाँ हमने दे दिया डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज के लिए। आगे देखो अब रिडक्शन किसका हो रहा है। तो देखो Cr2O7 रेड्यूस होकर Cr3+ में गया, लेकिन जब ये इसमें रेड्यूस हुआ तो इसका ऑक्सीजन जो है वो H2O में कन्वर्ट हुआ, और अगर H2O में कन्वर्ट हुआ तो जो हाइड्रोजन है उसको बैलेंस करने के लिए H+ लिया गया। इट मीन्स कि Cr2O7, H+, Cr3+ और H2O ये चारों का चारों सेम कंपार्टमेंट में है। तो हमको इन चारों को दर्शाना पड़ता है। तो कैसे दर्शाओगे, तो H+ को पहले लिख देते हैं, H+ एक्वस जो है, कॉमा, कौन किस में गया, तो Cr2O7 2- जो है, Cr2O7 2- ये कन्वर्ट हो गया Cr3+ में, Cr3+ में। और क्योंकि दोनों का फेज जो है वो सेम है, तो इन दोनों के बीच में हम कॉमा दे देंगे, Cr2O7 एक्वस, Cr3+ एक्वस। लेकिन Cr3+ का रॉड पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे फिर से साइड में प्लेटिनम ले लेंगे। तुम बोलोगे हमने H2O को नहीं दिखाया, H2O भी था, तो उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि एक्वस मीडियम है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे पानी भी होगा। ठीक है बच्चों, खुद से एक बार ट्राई कर लो। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे नस्ट इक्वेशन देखेंगे, चाहे 2 हाफ सेल को ऐड करना देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।